आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गमन एवं संचलन और आज इस अध्याय को हम कंप्लीटली पूरा करेंगे। जो हमारा कंकाल तंत्र में जो चीज टॉपिक रह गया है, एक संधि रह गया है, एक रोग रह गया है, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं वो भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने कंकाल तंत्र में सारी चीजें टॉपिक पढ़ ली है। हमारा कंकाल तंत्र, जिसमें अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने कपाल पढ़ लिया था, उसके बाद में हम लोगों ने उरोस्थि पढ़ ली थी, उसके बाद में हमने कशेरुक दंड पढ़ ली थी पीछे की तरफ, और पसलियों की बातें भी कर ली थी। कशेरुक दंड और फिर पसलियों की बातें कर ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हमने उपांगीय कंकाल पढ़ा था, उस उपांगीय कंकाल में हमने अंश मेखला पढ़ लिया था, फिर उसके बाद में श्रोणी मेखला पढ़ लिया था, फिर उसके बाद में हमने अग्रपाद और पश्चपाद ये भी पढ़ लिया था। यहां तक की बात हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बेटा जी हमारा संधियां या जोड़। जॉइंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये हमें पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला बिंदु, संधियां पढ़ने वाले हैं, जिसको हम जोड़ भी बोल देते हैं या जॉइंट्स बोला हमने। ठीक है, अब बात आती है ये होते क्या है। सिंपल तरीके से बात करेंगे। हमारी दो हड्डियों के बीच में जो संरचना मिल रही है, जिसकी वजह से हड्डियां मूव करती हैं, गति करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? संधियां बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। सिंपल यही लिखा हुआ है। संधियां जोड़ गति के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? गति के लिए। अब जैसे मैं अपना सिर हिला रहा हूं, गर्दन हिला रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, है ना, ये तो चलो हाथ मैंने मांसपेशी की तरफ से हिला लिया, लेकिन इस हड्डी के ऊपर ये वाली हड्डी मूव कर रही है। हाँ सर, तो मांसपेशियां तो मूव करा रही है, लेकिन हड्डी को हड्डी के ऊपर मूव करने के लिए उनके बीच में कहीं ना कहीं जोड़ा होना चाहिए ना, जोड़ होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए। तो जॉइंट किस लिए आवश्यक है सर? गति के लिए आवश्यक है। कौन? जॉइंट। ठीक है, अब ये इसमें शरीर की अस्थियां जो है संयोगी होती है। ठीक है, चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर मूव कर रही है। सिंपल बातों में एक अस्थि और दूसरी अस्थि जो है एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है। अस्थि और दूसरी अस्थि के बीच में कुछ ऐसी संरचना मिल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जोड़ बोल रहे हैं, संधि बोल रहे हैं। अब जिसकी वजह से एक अस्थि दूसरी अस्थि के ऊपर क्या कर रही है? गति कर रही है। जिसकी वजह से क्या हो रही है सर? गति हो रही है। सिंपल, एक ही डायग्राम में मीनिंग समझ में आ गया। अस्थियों के बीच में संधियां मिल रही है और इन्हीं संधियों के कारण अस्थियां एक दूसरे पर क्या कर रही हैं सर? गति कर रही है। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं थी। अब ये जो चीज जो होती है, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। अब इसने देखो क्या बोला कि जरूरी नहीं है संधि जो है अस्थि और अस्थि के बीच में हो। संधि जो है वो एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच में भी हो सकती है। संधि जो है वो एक अस्थि और अस्थि के बीच में तो है ही है। संधि जो है वो एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच में भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल देख, अस्थि और अस्थि का तो समझ में आ गया। चल अपनी उंगली को देखिए सर, इसमें तेरे फेलेंजेस थे। हाँ, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। ये क्या हुआ? ये वाली अस्थि इस वाली अस्थि के ऊपर गति कर गई। हाँ सर, कर गई। तो यहाँ पर अस्थि और अस्थि के बीच में क्या मिल रही है? गति मिल रही है। और वो गति कौन प्रदान कर रही है? संधि प्रदान कर रही है, ये वाला। अब जरा सोच, यहां पर मैं ऐसे खड़ा हूं और ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इमेजिन कर, हमारी रीढ़ की हड्डियां थी। हाँ सर, मेरुदंड थी। मेरुदंड के बीच में क्या उपास्थियां थी ना? तो मेरुदंड की अस्थि और उपास्थि के बीच में भी तो जॉइंट है कि नहीं है? हाँ सर है। तो अस्थि और उपास्थि के बीच में भी जॉइंट है, अस्थि और अस्थि के बीच में भी जॉइंट है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं? गति करती हैं। जिसकी वजह से ये क्या कर रही है दोस्त? ये गति कर रही है। अस्थि अस्थि के ऊपर भी कर रही है, अस्थि उपास्थि के साथ भी गति कर रही है। डन। आगे
जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। अब बात आ रही है कि भाई तुमको अस्थि को अस्थि के ऊपर गति करानी है या अस्थि को उपास्थि के ऊपर गति करानी है, ये क्या अपने आप हो जाएगी? नहीं। कौन करवाएगा? मांसपेशियां करवाएंगी, हैं? भाई हमारी कंकालीय मांसपेशियां हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई है ना। कंकालीय मांसपेशियां अगर खिंचेंगी तो अस्थि मूव करेगी। अब एक अस्थि दूसरी अस्थि के ऊपर अगर मूव करने वाली है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? जॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस। तो वो जो बल जो आएगा ना, वो गति करने के लिए बल जो मिलेगा वो कौन प्रदान करेगी? सर, उसके लिए हमारी पेशी रिस्पॉन्सिबल होंगी, मसल्स रिस्पॉन्सिबल रहेगी। मीनिंग समझ में आया दोस्त? फिर से बोलूं, देख वापस से। देख, ये दो अस्थि हैं, ये दो अस्थि हैं, ठीक है। इस अस्थि को इस अस्थि के ऊपर गति करनी है, ठीक है। अब ये गति करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो कौन थी? सर, मांसपेशी गति। लेकिन गति जब कराएगी मांसपेशी तो ये इसके बीच में कोई जॉइंट तो हो। अगर जॉइंट नहीं होएगा तो ये इसके ऊपर कैसे खिसकेगी? समझ में आया? तो बल कौन देगा? मांसपेशी। मांसपेशियों ने बल तो दे दिया जिससे अस्थि मूव तो करेगी, लेकिन अस्थि और अस्थि के बीच में मूवमेंट के बीच में उनके बीच में कोई जॉइंट तो होना चाहिए ना। अगर जॉइंट नहीं होगा तो कैसे मूव करेगी? ये बोल रहा है, ठीक है। यह जोड़ आलंब का कार्य करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है आलंब, फलक्रम। फलक्रम का कार्य करते हैं कौन? ये जोड़ जो है एक प्रकार के फलक्रम होते हैं। अब आप बोलेंगे क्या सर, जोड़ एक प्रकार के फलक्रम होते, आलंब होते, इसका मीनिंग क्या है? मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, क्या तुमने बचपन में झूला झूला है? हाँ सर। आपको याद आ रहा है एक झूला ऐसा होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी ले जाता हूं पार्क में, तो वहां पर एक झूला होता है, इस तरीके से होता है। यहां पर एक बच्चा बैठता है तो ये ऐसे हो जाता है, यहां पर बैठता है तो ये ऐसे हो जाता है, यहां पर दोनों बैठते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सी सॉ। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ये झूला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? सी सॉ बोलते हैं। मैं अपने बेटे को यहां पर बैठाता हूं, बेटी को यहां पर बैठाता हूं। बेटा जो है बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका भार ज्यादा है, बेटी हल्की है ना। तो बेटा जो है ऐसे हो जाता है, बेटी ऊपर उठ जाती है। फिर मैं पीछे से बल लगाता हूं, बेटी जो है नीचे आ जाती है, क्योंकि मैंने बल लगाया तो बेटा ऊपर आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, तुलना करें यहां पर बेटे और बेटी की तुलना करें किससे? अस्थि से। ये एक अस्थि, ये दूसरी अस्थि या उपास्थि मान लीजिए, ठीक है। इन अस्थि और अस्थि के बीच में ये जो संरचना जो है, ये क्या ये बैलेंस कर रही है? बैलेंस कर रही है, हाँ। इसी को क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। और इसी को ही हम अंग्रेजी में फलक्रम बोलते हैं। आई होप आप में से कई बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा। इंग्लिश मीडियम में ना, 12th क्लास के बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम में जैसे आप हिंदी मीडियम से होते हैं तो 12th बोर्ड में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोगों के पास शायद हिंदी इंग्लिश था, है ना। इंग्लिश मीडियम में होता है, एक होती है कंप्यूटर साइंस और एक होता है फिजिकल, है ना। तो जो फिजिकल जो होता है उसमें खेल कूद कराते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, वहां पर ये चीज समझाते हैं, वहां पर आलंब फलक्रम के बारे में। तो फलक्रम एक तरीके से क्या है? एक प्रकार की संधि है। फलक्रम क्या है? ये वाला भाग क्या है? एक प्रकार की संधि है जो अस्थियों के बीच में मिल रही है, जो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि ये अस्थि उठकर इसके ऊपर आ जाएगी, अगर आ गई तो मांसपेशियां वापस से खींच लेंगी, ठीक है। तो मांसपेशियां बल तो दे रही है। अब जैसे मैंने अपनी बेटी को यहां पर बैठाया है और मैंने धक्का दिया नीचे, तो बेटा ऊपर हो गया, तो मैंने बल लगाया ना, यानी मैं कौन थी? मांसपेशी। मैंने बल लगाया, मैं मांसपेशी इसको नीचे किया, ये ऊपर उठ गई है। इधर से बल लगाया, ये ऊपर उठ गया, ठीक है। तो बल कौन लगाएगा? मांसपेशी लगाएगी। दो अस्थियों के बीच में क्या मिल रही है? संधि, एक तरीके से आलंब का कार्य कर रही है, फलक्रम। डन। चल, इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अब ये जो जोड़े जो होते हैं इन पर गति अगर करानी है तो सिर्फ मांसपेशियां नहीं, और भी चीजें। जैसे सोच, अगर कैल्शियम ना हो गति हो पाएगी? सोच, कैल्शियम बहुत जरूरी था मांसपेशियों के लिए, कैल्शियम ना हो, फास्फोरस ना हो, है
मांसपेशियों के अंदर एक्टिन और मायोसिन जो है अगर वो निम्न रूप से बने तो कई सारे कारक रेस्पॉन्सिबल होंगे ना किस चीज के लिए, गति करने के लिए, जोड़ों पर, है ना, संधियों पर। जोड़ों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। अब यहां से एक्चुअली चीज स्टार्ट होती है। आपकी जो संधियां जो होती है ये होती है 3 प्रकार की है। क्या बोला हमने? हमारी जो संधियां होती हैं ये संधियां जो है बेटा ये हमारी कितने प्रकार की है सर? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी आइएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो जी, हमारी 3 संधियां है। सबसे पहली है रेशेदार। सबसे पहली जो है उसका नाम है रेशेदार, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइब्रस। ठीक है। दूसरी है उपास्थि में, दूसरी कौन सी है? उपास्थि में कार्टिलेजिनस। ठीक है। तीसरी जो है वो है साइनोवियल। साइनोवियल, इंग्लिश में भी साइनोवियल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी संधियां जो है बेटा वो 3 प्रकार की हैं। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं सिंपल सा। ठीक है, ध्यान से देखना। पहली वाली संधि जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी क्योंकि ये मेरे माथे पर दिखाई देती है। क्योंकि मेरे माथे पर बाल थोड़े कम हैं तो आराम से दिखाई दे जाएगी। कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे जाए। देखना, यहां पर दिखाई देगी नहीं, मैं पीछे बैकग्राउंड काला रख देता हूं। अब देखना दिखाई देगी। देखना यहां पर एक दरार सी दिखाई देगी। मैं दांत भींचूंगा तो एक दरार दिखाई देगी। दिख रही है ये लाइन दिखाई दे रही होगी। यहां से देखना एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इधर भी एक लाइन दिखाई देती है ना। ये हमारी फ्रंटल अस्थि है मेरी। कौन सी अस्थि है? ये फ्रंटल अस्थि है। ठीक है। और ये कौन सी है? टेम्पोरल है। ये कौन सी है? ऑक्सीपिटल है। ठीक है। तो हमारी कपाल जो थी, हमारी कपाल जो थी, इस कपाल में ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल अस्थियां हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या आपकी इन अस्थियों के बीच में जॉइंट है? यस। लेकिन क्या ये जॉइंट मूवेबल है? दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या आपकी ये संधियां, यहां पर जो जोड़ा मिल रहा है, ये एक तरीके से दो अस्थियों को आपने जोड़ दिया। इधर फ्रंटल को आपने टेम्पोरल से और ऑक्सीपिटल से जोड़ रखा है। मैं फील कर पा रहा हूं, पता नहीं आप तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आप टकले नहीं हुए हैं, मैं हो चुका हूं। तो यहां से दरार दिखती है, एक दिखती है। पता नहीं आपको दिख पा रही होगी कि नहीं दिख पा रही होगी। मेरे को आराम से दिख जाती है ये यहां पर। कई बार देख लेना आप, क्लास लेते हुए दिख जाएगी। ठीक है। सो ये वाली संधि जो थी, ये वाली, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं सूचर। सुअर नहीं, सूचर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सूचर। ये देख, C1 वर्ड दिख जाएगा। क्या लिखा होगा? सूचर। हिंदी में बोलते हैं C1। ये वो अस्थियां हैं। ये उदाहरण है किसका? रेशे में या रेशेदार संधियों का। मीनिंग समझना, ऐसी संधियां
जो गति नहीं करवाती हैं। याद रखना, नॉन मूवेबल जॉइंट, अंग्रेजी में एक झटके में समझ में आ जाता है। नॉन मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट नहीं कराते हैं, गति प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे जॉइंट जिनसे मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन मूवेबल जॉइंट जो होते हैं, नॉन मूवेबल जॉइंट जो होते हैं, वो जॉइंट होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? जिसका उदाहरण याद रखना बेटा, ये जो हमारी कपाल में जो अस्थियां जो मिल रही हैं, इन कपाल की अस्थियों के बीच में, या करोटी याद आ रही है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, है ना, इनके बीच में जो संधियां मिलती है उनका नाम होता है सीवन। उदाहरण याद रखना, एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, सीवन, सूचर्स, क्या बोलते हैं, सूचर्स कहते हैं, सीवन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार के रेशेदार संधियां होती हैं, भूलना चाहिए। कैसी संधियां होती हैं, रेशेदार। एक बार पढ़ लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, रेशीय जोड़, या तो रेशेदार बोल दीजिए, फाइब्रस बोल दीजिए, या रेशीय बोल दीजिए, है ना, किसी प्रकार की गति को होने नहीं देती है, कोई भी गति होने नहीं देती है, सिर्फ मिल रही है, दो हड्डियों को जोड़ रही है। ऐसा होता है कि मैंने इस हड्डी को खोल दिया, या ये हड्डी मूव कर रही है, ऊपर वाली हड्डी मूव कर रही है, नहीं। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां, आगे कपाल की, हमारी कपाल की जो अस्थियां हैं, जो घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से सूचर के रूप में, सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर उदाहरण दे रखा है क्या, आपकी कपाल में जो करोटी भाग था, जिसमें याद कर 8 अस्थियां थी, फ्रंटल 1, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्फेनॉइड और 1 इथमॉइड, टोटल 8 अस्थियां थी, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के बीच में क्या मिल रही थी, संधियां मिल रही थी। शायद मेरे पास अगर डायग्राम होगा तो मैं यहां पर दिखाऊंगा। ये देख, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल, इनके बीच में यहां पर ये जो संरचना जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीवन कहते हैं। सीवन सूचर, जो फ्रंटल को पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल से आपस में जोड़ रही थी। डन। सो पहली हमारी जो थी रेशीय संधि, इतना ही याद रखना बस, नॉन मूवेबल होती है, गति प्रदान नहीं करती है। उदाहरण याद रखना, सीवन किस में मिलती है, कपाल में मिलती है, भूलना जाएगा। किस में मिलती है बेटा, ये हमारे कपाल की अस्थियों में मिलती है। डन। आगे बढ़ते, दूसरा कौन सा है, उपास्थि में। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, उपास्थि में। अब देखिए, ये गति तो प्रदान करती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, निम्न मात्रा में। अगली कौन सी है, उपास्थि में। ये ऐसी गति प्रदान करती है जिससे हल्की सी गति मिलती है, ये तो गति दे ही नहीं रही थी, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, कंप्लीटली मूवेबल। देख, इंग्लिश में एक ही झटके में समझ में आ गया क्या। नॉन मूवेबल जो बिल्कुल गति नहीं देगी, स्लाइटली मूवेबल हल्की सी गति प्रदान करेगी, कंप्लीटली मूवेबल यानी पूर्ण गति देगी। लो जी, एक झटके में तीनों का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइटली मूवेबल। क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल, यानी बहुत ही निम्न मात्रा में। देखो, उपास्थि युक्त जोड़ा, पहला हमने कौन सा पढ़ लिया, रेशीय जोड़ा यानी रेशेदार। दूसरा है उपास्थि युक्त जोड़ा, है ना। ये अस्थियां आपस में उपास्थियों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अस्थियां, दो अस्थियों के बीच में कौन घुसेड़ दिया हमने, उपास्थि। अब वो उपास्थि जो है थोड़ी सी गति प्रदान कर देती है। कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच में ये पाई जाती है। लो जी, ये उदाहरण मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, लिख देते हैं यहां पर। स्लाइटली मूवेबल होती है, ठीक है, थोड़ी सी गति प्रदान करती है।
कम मात्रा में गति प्रदान करती है। स्लाइटली, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये संधि बनाने के लिए आपको दो अस्थियों के बीच में क्या डालना है? उपास्थि। दो अस्थियों के बीच में, दो अस्थियों के बीच उपास्थि, ठीक है। आपने दो अस्थियां ली और दो अस्थियों के बीच में क्या लगा दी है? उपास्थि लगा दी है। अब वो उपास्थि जो है वो क्या कर रही है? थोड़ी सी गति, बहुत निम्न मात्रा में गति प्रदान कर रही है। कौन? अस्थियों के बीच में मिलने वाली ये उपास्थि क्या कर रही है? गति प्रदान कर रही है। अब इसका उदाहरण, एग्जाम्पल जो है वो आपने याद रखना है। अब हमारी बुक में केवल एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम्पल, हमारी मेरुदंड के बीच में मिलने वाली उपास्थि, हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में मिलने वाली उपास्थि, मेरुदंड के बीच मिलने वाली उपास्थि। ठीक है, हमारी जो मेरुदंड होती है उसके बीच में जो उपास्थि मिलती है, मेरुदंड के जो बीच में उपास्थि मिलती है वो क्या प्रदान करती है? थोड़ी सी गति प्रदान करती है। ऐसी संधियों को हम क्या बोलते हैं? नाम में देखो, उपास्थि में संधि, यानी ऐसी संधि जहां पर क्या मिलेंगी? उपास्थि मिलेंगी। डन। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण जरा देखिएगा पीछे जाकर। भाई साहब आपने ये पढ़ा? हाँ सर। और इसमें आपने ये देखा, क्या था ये? याद कर। ये संरचना जो थी इसको तुमने क्या बोला था? प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद आ रहा है? ये संरचना को क्या कहा था? क्या ये संरचना याद आ रही है? हाँ सर। इसको क्या बोला था सर? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला था। हाँ सर, याद आ रहा है? देख, पढ़ भाई, पढ़ पढ़ पढ़, याद आ रहा है? प्यूबिक संलयन लिखा हुआ है। अब यहां पर एक वर्ड देख, अब ये ना संधि जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो था, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ये क्या था? देख यहां पर वर्ड देख, प्यूबिक सिम्फाइसिस एक रेशेदार उपास्थि होती है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि यार ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसमें वर्ड आ रहा है रेशेदार भी आ रहा है और उपास्थि भी आ रहा है, ये कैसी संधि है भाई? रेशेदार अगर वर्ड आ गया तो गतिशील, गतिहीन उपास्थि हो जाएगी जो गतिशीलता नहीं प्रदान करेगी, और उपास्थि आ गया यानी गति प्रदान करेगी निम्न मात्रा में। तो कैसी होती? अब मैं तुमको बताता हूं, याद करो। मैंने तुमको क्या बताया था? एक बच्चा जब पैदा होता है तो ये थोड़ा सा खुलता है, याद आया था? ये पेल्विस पोर्शन, कूल्हे की हड्डी थोड़ी सी फैलती है, तभी बच्चा बाहर आता है। अब जरा सोच कैसी होगी ये संधि? स्लाइटली मूवेबल होगी, क्योंकि उपास्थि मिल रही है, लेकिन इस उपास्थि में थोड़े बहुत रेशे मिलते हैं कोलेजन फाइबर के। याद आ रहा है? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर है। सो यहां पर सॉरी, कोलेजन नहीं, इलास्टिन फाइबर। उपास्थि है तो इलास्टिन फाइबर मिलेंगे, तो थोड़ी बहुत गति प्रदान करती है। तो याद रखना प्यूबिक सिम्फाइसिस, दूसरा उदाहरण याद रखना है आपने। प्यूबिक सिम्फाइसिस। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं था। यही हमारा यहां पर लिखा हुआ, बस पढ़ सकते हैं। अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली जो उपास्थि जो होती है वो संधि जो होती है वो गति प्रदान करती है। निम्न, ये नहीं लिखा हुआ निम्न मात्रा में, याद रखना, ठीक है। उदाहरण, कशेरुक दंड में दो हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? इस प्रकार के जोड़े मिलते हैं जो, अच्छा लिखा हुआ सीमित गति। ओहो हो, लिखा हुआ सीमित यानी बहुत निम्न मात्रा में, बहुत सीमित गति, लिमिटेड। सीमित का मतलब लिमिटेड मूवमेंट कराती है। लिख देता हूं मैं यहां पर, सीमित गति प्रदान करती है। या इसी को यहीं पर साइड में लिख देता हूं, सीमित गति। इसका मतलब क्या है? सीमित गति, लिमिटेड मूवमेंट, बहुत बहुत निम्न मात्रा में ही गति प्रदान करती है।
डन, 2 हो गई हमारी ये, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है साइनोवियल संधि, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो क्या होगी, कंप्लीटली मूवेबल होगी, ठीक है, पूर्ण गति प्रदान करती है, पूर्ण गति प्रदान करती है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं। पहली बात तो ये साइनोवियल वर्ड का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ये साइनोवियल वर्ड कहां से आया? साइनोवियल संधि, ठीक है, साइनोवियल संधि, साइनोवियल जॉइंट कौन सा होता है? आइए देखिए, ये हमारी इस तरीके से एक अस्थि है और ये हमारी दूसरी अस्थि है, सिंपल। अब इन दो अस्थियों के बीच में मिलने वाली ये जो जगह जो होती है, ये वाली जगह दिख रही है? हाँ सर। ये जगह दिख रही है? हाँ सर। इस जगह को बोला जाता है साइनोवियल क्षेत्र। साइनोवियल क्षेत्र कहा जाता है। अब देखना, समझना, चलो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। देख, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। मैं एक पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन ये। ये तीसरी कंडीशन है। 3 प्रकार की संधियां दिखाने वाला हूं। सबसे पहली संधि देखिएगा बेटा, यहां पर आपने कोलेजन का फाइबर ही फाइबर भर दिए हैं। क्या भर दिए? फाइबर भर दिए, फाइबर, रेशे भर दिए हैं। किसके? कोलेजन के रेशे भर दिए, ठीक है। अब इमेजिन कर, 2 हड्डियां हैं, उनके बीच में तुमने ठोस पदार्थ डाल दिया है। क्या ये दोनों हड्डियां मूव कर पाएंगे एक दूसरे पर? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में तुमने क्या डाल दिए हैं? एक ठोस रेशे डाल दिए कोलेजन के। तो जरा सोचिए संधि कैसी होगी? रेशेदार कहलाएगी, क्योंकि रेशे भर दिए हैं तुमने, उपास्थि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेशे भर दिए कोलेजन के। डन, ओके। नेक्स्ट, अब इधर देखना, तुमने यहां पर अब की बार उपास्थि लगाई है। क्या लगा दी इन दोनों के बीच में? उपास्थि। क्या लगा दी है? उपास्थि लगा दी। और ये उपास्थि जो है, ये उपास्थि जो है, इसके अंदर है इलास्टिन प्रोटीन। इसके अंदर क्या है? इलास्टिन प्रोटीन। और वो इलास्टिन प्रोटीन थोड़ी सी इलास्टिसिटी देगा, थोड़ी सी गति कराएगा, यानी ये थोड़ी सी ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे हल्की सी हो जाएगी। डन, चलो, ये तो हमें समझ में आ गया। ये रेशेदार संधि थी, ये उपास्थि में संधि थी। यहां पर नो गति, यहां पर लिमिटेड गति। नो गति, कोई गति नहीं है। यहां पर लिमिटेड यानी सीमित गति। ठीक है, नो लिख दिया मैंने इंग्लिश में, नो गति समझ में, कोई गति नहीं है, सीमित गति यानी लिमिटेड। अब यहां पर तीसरी कंडीशन देखना। अब इन अस्थियों के बीच में
ये जो अस्थियां थी, अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इनके बीच में जरा देखना कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, क्या हवा है क्या? नहीं, इनके बीच में सिर्फ एक तरल है, एक लिक्विड है। क्या मिल रहा है? एक लिक्विड मिल रहा है, एक तरल मिल रहा है, और इस तरल का नाम है साइनोवियल तरल। साइनोवियल तरल मिल रहा है, ठीक है। अब पहले तो जरा सोचिए, कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर उपास्थि थी, यहां पर रेशे थे, ये गति करने नहीं दे रहे, ये थोड़ी सी गति करने दे रही, यहां पर कुछ नहीं था। अगर कुछ नहीं होता तो इमेजिन कर, एक काम कर, चौक देखे ना तुमने स्कूल में, चौक होते हैं ना, इन चौक को आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करना है तो चौक घिस सकते हैं। तूने ये दो चौक ले लिए, हाँ, एक दूसरे के पास पास ले। अब ये चौक जो है गति कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर अगर घर्षण करेंगे तो घिस सकते हैं। हाँ, यहां पर कुछ नहीं था लेकिन कुछ डालना पड़ेगा ना भाई। अगर रेशे डाल देते तो गति ना होती, उपास्थि डालते तो थोड़ी सी होती, तो कुछ मत डालो जिससे पूर्ण गति हो जाए। हाँ सर, लेकिन अगर कुछ नहीं डालेंगे तो अस्थियां एक दूसरे से जब टकराएंगी, एक दूसरे से घर्षण करेंगी, तो धीरे धीरे चूरे में बदलती जाएंगी। सोचिए, धीरे धीरे ये जो अस्थियां जो है घिसती जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं ना, इनके बीच में एक तरल लगा देते हैं, एक तरल भर देते हैं। और तरल क्या करता है? सरल तरल जो होता है वो घर्षण को कम करता है, जानते हैं ना। ये लिक्विड जो होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है, पढ़ा है फिजिक्स में। जस्ट इमेजिन, एक सिंपल से एक एग्जांपल से मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे कहा दोस्त कि मैं, सामने एक बच्चा है, मतलब सामने एक व्यक्ति है, मैं उसके चांटा लगाता हूं, पट, ये उसका गाल और ये मेरा हाथ, बीच में क्या थी? हवा। लगेगा जोर से? हाँ, बहुत जोर से मारा मैंने, लगा उसे। अब मैंने कहा इसी कंडीशन को मैं पानी के अंदर रखता हूं, पानी के अंदर एक व्यक्ति, मैं भी पानी के अंदर। अब मेरा हाथ आ रहा है, बहुत तेजी से आएगा कि धीरे धीरे आएगा? धीरे धीरे, पानी है ना, घर्षण कम हो जाएगा, तो बहुत तेजी से लगेगा? नहीं। अरे बंदूक की गोली जो होती है, हवा में निकले और पानी में निकले, किससे तेजी से जाएगी? हवा में। पानी से धीरे धीरे जाएगी, बस वही चीज है। तो पानी क्या कर रहा है यहां पर? ये जो क्षेत्र जो था, कौन सा? साइनोवियल क्षेत्र, इसमें एक तरल मिल रहा है जिसका नाम है साइनोवियल तरल। साइनोवियल तरल मिल रहा है, और ये तरल क्या कर रहा है सर? ये घर्षण को कम कर रहा है, ताकि ये हड्डियां जब एक दूसरे के ऊपर मूव करें तो घर्षण कम हो जाए। तो इतना सा समझ में आ गया कि ये जो संधियां जो होती है, इनका वर्ड ये साइनोवियल कहां से पढ़ा? यहां से पढ़ा। चल, अब इतना हमको समझ में आ गया कि भैया साइनोवियल संधि जो होती है ये पूर्ण गति प्रदान करती है। जी जनाब, ये पूर्ण गति प्रदान करती है। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, इनके भी क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। उन प्रकारों के बस नाम लिखने हैं और उदाहरण याद रखने हैं। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। साइनोवियल जोड़े, तीसरा जो है साइनोवियल जोड़े की बात कर रहे हैं। इनकी विशेषता है दो अस्थियों की संधि योजन सतह के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति। लो जनाब, लिखा हुआ कि दो अस्थियां हैं, उन दो अस्थियों के संधि योजन, जहां पर वो आपस में जुड़ रही है, वहां पर बीच में क्या मिल रहा है? एक तरल मिल रहा है, जो एक खाली जगह थी, क्षेत्र था ना, क्षेत्र बोला था ना, साइनोवियल क्षेत्र। साइनोवियल क्षेत्र को मैं साइनोवियल गुहा भी तो बोल सकता हूँ, ये खाली जगह थी, खाली जगह को गुहा भी तो बोल सकता हूँ। चलो, साइनोवियल क्षेत्र की जगह साइनोवियल गुहा लिख देता हूं, बस। ये साइनोवियल गुहा है, खाली जगह थी जहां पर आपने एक तरल डाल दिया। कौन सा? साइनोवियल तरल डाल दिया है, ठीक है। चलो, अब इस व्यवस्था में पूर्ण गति हो जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि कोई रेशे नहीं मिल रहे, कोई उपास्थि नहीं मिल रहे, खाली जगह जिसमें पानी भर दिया है, बस। चलो जी, ये जोड़े चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब चलने में भी, हाथ हिलाने में भी, गर्दन हिलाने में भी, सारी गति इनसे ही होती है, ठीक है। अब इनके कुछ प्रकार हैं, वो प्रकार आपने याद रखने। सबसे पहला है कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट। हाँ जी, अब यहां पर साइनोवियल संधि के कुछ प्रकार हैं, जो हमारी साइनोवियल संधि है
इसके प्रकार याद रखने, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार आपने याद रखना है कंदुक खल्लिका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बताइए जनाब, क्या मुझे इसका उदाहरण समझाने की जरूरत है? आपको कोई जॉइंट याद आ रहे हैं जहां पर कोई खोखली जगह थी और किसी हड्डी का बॉल उसके अंदर घुस गया था? याद कर, याद आ रहा है ये? याद आ रहा है ये? याद कर, हमारी ह्यूमरस का बॉल ग्लिनॉइड गुहा में घुस गया था। याद कर, क्या हमारी फीमर का बॉल यानी कंदुक यहां पर एसिटाबुलम खल्लिका थी? याद आ रहा है? प्यूबिस की, उसमें घुस गया था। तो बॉल एंड सॉकेट के दो ही तो उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण है बेटा? याद रखना, एक तो ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, और फीमर और प्यूबिस के बीच में। तो यहां पर उदाहरण लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं। दो एग्जाम्पल है, एक दे रखा था। ठीक है, एक है ह्यूमरस, हिंदी में लिख देते हैं ह्यूमरस, और अंश मेखला। अंश मेखला में भी पर्टिकुलरली कौन? स्कैपुला का कौन? ग्लिनॉइड गुहा। ठीक है, दूसरा फीमर और श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला में खाली जगह जो थी, सॉकेट जो था, वो कौन था बेटा जी? आपका एसिटाबुलम। यहां पर ग्लिनॉइड गुहा थी। याद आ गया? तो ये था पहला प्रकार, कंदुक खल्लिका। ठीक है, दूसरा है कब्जा संधि। अब ये ना ढंग से लिखा हुआ नहीं, आप तरीके से लिखेगा। पहला आपने ये लिख दिया, दूसरा फिर कब्जा संधि। कब्जा संधि। बेटा कब्जा संधि जो होती है ये कहां पर मिलती है? हमारे घुटने में मिलती है। ठीक है, कहां पर मिलती है? घुटने में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कब्जा जो होता है ना, कब्जा, जैसे मैंने बोला कि भाई साहब मैंने यहां पर कब्जा कर लिया है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई ये मेरे चाचा का घर था, है ना, और चाचा ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो मैंने अपने चाचा के घर पर कब्जा कर लिया, है ना। अब कब्जा करने से क्या होता है? कब्जा करने से सिर्फ मैं वहां पर काम करूंगा, कोई और काम नहीं करेगा, है ना। यही होता है ना कब्जे का मीनिंग। ठीक है, तो यहां पर कब्जा संधि, जिसको कब्जा को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हिंज, हिंग नहीं, हिंज बोलते हैं। ठीक है, हिंज, हिंज जॉइंट बोला जाता है। कौन सा जॉइंट है बेटा? ये हिंज जॉइंट होता है ये। ठीक है, हिंदी में कब्जा संधि, इंग्लिश में हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे यहां पर कब्जे का मतलब है, देख ये मेरा हाथ जो था ऐसे भी हो रहा है, 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 हर दिशा में गति कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, सारी दिशाओं में गति कर रहा है। लेकिन अब जरा सोच, अपने घुटने पर फोकस कर, अपने घुटने पर, घुटने पर बैठ नहीं, मतलब अपने घुटने पर देख। ये जो घुटना जो था ये वाला, ये फीमर और ये टिबिया फिबुला। ठीक है, अपने पैर से गति करना, जरा नीचे वाले इस वाले पोर्शन को हिलाना। क्या आगे उठकर ऊपर आ रहा है? सोच, क्या तुम्हारा पैर इस तरीके से आगे उठकर ऊपर आ रहा है? पैर पैर पैर, घुटना जो है ऊपर आ रहा है, पूरा पैर नहीं, आगे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ रहा है? नहीं, सिर्फ एक ही दिशा में गति हो रही है, सिर्फ एक ही दिशा में। ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे। कैसे? अब मैं कैसे बताऊं? थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ऐसे, एक दिशा में,
है ना। तो एक दिशा में जब गति हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर गति होती है, एक डायरेक्शन में, तो उसको, उसके लिए जो संधि जो होती है वो कौन सी होती है? हिंज जॉइंट होती है, जिसका उदाहरण याद रखना हमारा घुटने में जो संधि मिलती है। उदाहरण सिर्फ एक, घुटने की संधि। कहां की संधि बेटा? जो घुटने में जो संधि जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं, कब्जा संधि कहते हैं। सिंपल सा था। चलिए, कितने प्रकार हो गए दोस्त हमारे यहाँ पर? 2 प्रकार हो गए। पहला कंदुक खल्ली का, दूसरा कब्जा संधि। ठीक है। नेक्स्ट इज धुरार्ग। अगली तीसरी जो है उसका नाम है धुरार्ग संधि, जिसको अंग्रेजी में पाइवोट जॉइंट कहा जाता है या पाइवट जॉइंट कहा जाता है। आइएगा, तीसरी जो है धुरार्ग संधि, पाइवट जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, धुरार्ग संधि जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइवट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखिएगा, यहां पर ये ऐसी संधि है जिसमें केवल एक अक्ष पर ही गति होती है। एक अक्ष पर गति होती है, एक अक्ष पर गति हो रही है। नहीं समझ में आया? चलो, इसको समझने के लिए ठीक है, ये हमारे पास, मान लो ये मेरा कपाल है। मेरा कपाल एक हड्डी के ऊपर टिका हुआ था। क्या नाम था इस हड्डी का? ये मेरा कपाल एक अस्थि के ऊपर टिका हुआ था। याद आ रहा है आपको? ये हमारा कपाल जो था ये एक अस्थि के ऊपर टिका हुआ था। कौन सी अस्थि थी? याद कर, एटलस। याद आ रही है? दिमाग लगाइए। हमारा कपाल हमारी मेरुदंड की जो सबसे पहली सर्विकल अस्थियां जो थी, जो गर्दन में मिल रही थी, है ना, उसमें सबसे ऊपर कौन सी थी? एटलस। एटलस का मीनिंग मैंने तेरे को बता दिया था, है ना। अब ये जो एटलस जो होती है ना, इस एटलस के नीचे मिलती है दूसरी अस्थि जिसका नाम होता है एक्सिस। इसका नाम होता है एक्सिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्ष, और इसको एटलस ही कहते हैं। अब ये जो एक्सिस जो होती है ना, अक्ष जो होती है, यहां से एक संरचना निकलती है जो इसके अंदर घुस जाती है। एक नोकीली सी संरचना जो किससे निकली है सर? एक्सिस से निकली है। ये हमारी एक्सिस थी, हमारी अक्ष थी। ठीक है, याद आ रहा है? मैंने आपको प्रोसेस बताए थे, कंटक। याद आ रहा है? कुछ कंटक बताए थे। हाँ, तो ये हमारी अक्ष जो थी, इससे एक प्रोसेस निकलता है। वैसे तो इसका नाम होता है ओडोंटोइड प्रोसेस, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ये एक प्रोसेस निकला है, एक कंटक निकला और एटलस में घुस गया है। ये कुछ इस तरीके से देखना, यहां पर ध्यान से सुनना। इफ दिस इज एटलस, अगर ये एटलस है, ये एक्सिस है, तो ये इस तरीके से एक्सिस से, ये एक्सिस है हमारी, ये एटलस है। एक्सिस से एक प्रोसेस निकला और इसके अंदर घुस गया। ठीक है, अब हमारी एटलस के ऊपर क्या टिका हुआ है? मान लो ये हमारा कपाल है। ये मेरा कपाल किसके ऊपर टिका हुआ है? एटलस के ऊपर। ये मेरा कपाल एटलस के ऊपर टिका हुआ है। हाँ सर। और ये नीचे कौन है सर? ये एक्सिस है। ये वाली अस्थि हमारी कौन सी एक्सिस है? और इससे, ये एक्सिस थी और इससे एक प्रोसेस निकला, एक कंटक निकला जो इसमें घुस गया। अब इमेजिन कर, एटलस और एक्सिस जब एक दूसरे पर मूव करेंगी तो क्या हमारा कपाल हिलेगा? सोच, कपाल इधर इधर ऐसे, एटलस एक्सिस पर मूव करेंगी तो हमारा कपाल हिलेगा? हिलेगा ना। बस समझ गया, ये था। तो हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में, अब कपाल नीचे तो नहीं आ जाता ना, ऐसे उठकर नीचे आ गया है, ये उठकर नीचे घूम गया नहीं ना, या ये उठकर पीछे चला गया नहीं, ये केवल एक ही अक्ष पर घूम रहा है। समझ में आया? ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो
तो ये वाली संधि होती है कौन सी, धुरार्ग संधि, और ये किसके बीच में मिलती है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आप पढ़िए यहां पर कहां पर मिल रही है धुरार्ग संधि, पाइवट संधि कहां पर मिल रही है, एटलस और अक्ष के बीच में। डन, लिख दूं, उदाहरण याद रखना है, एग्जाम्पल, एटलस और अक्ष के बीच में मिलती है, एटलस और अक्ष के बीच में मिलती है। और पता है नीट में प्रश्न कैसे आते हैं, हमारी गर्दन का जो मूवमेंट जो होता है ये वाला, ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो याद रखना हमारा नेक का मूवमेंट, किसका, हमारी नेक यानी गर्दन की गति जो होती है वो कौन सी संधि के कारण आती है, भूल मत जाना, धुरार्ग संधि, पाइवोट जॉइंट। डन, कितने हो गए साहब, 3 प्रकार हो चुके हैं। सबसे पहला कंदुक खल्लिका, देन कब्जा, देन हमारा धुरार्ग, 3 हो चुके हैं। अब चौथी पर आते हैं, विसर्पी, 2 और बची, एक विसर्पी और एक सैडल, 2 लिखी, कौन, विसर्पी और सैडल। इनके उदाहरण याद रखने बस आपने, विसर्पी जिसको हम स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग लिखते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, और एक 5वां होता है सैडल, अंग्रेजी में भी सैडल, यही लिखा हुआ है, विसर्पी और सैडल, है ना, सैडल और विसर्पी, ठीक है। विसर्पी को इंग्लिश में लिखे हैं ग्लाइडिंग, और सैडल को सैडल ही बोला जाता है। चलो जी, अब इन दोनों को समझते हैं एक बार जरा जल्दी से। विसर्पी, ग्लाइडिंग लिखा हुआ है, हाँ सर, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, याद कर, आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विसर्पी सिद्धांत। कोई किसी चीज के ऊपर फिसल रहा था, हाँ, कोई किसी के ऊपर फिसल रहा है, नहीं है समझ में, देख, सबसे पहले तो उदाहरण देख, यहां पर क्या लिखा हुआ है, विसर्पी का, ग्लाइडिंग संधि का, कार्पल्स के बीच। चलो मुझे बताओ कार्पल क्या थे, सोचो, हमारी कलाइयों की अस्थियां थी, हाँ सर, कलाइयों की अस्थियां में इस तरीके से 4 के 2 समूह थे, याद कर, हमारी कलाई जो थी इसमें, इनको हमने, इन अस्थियों को क्या बोला था, कार्पल बोला था, हाँ सर। तो कार्पल में 4 के समूह में इस तरीके से मिल रही थी अस्थियां। अब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, यहां पर ये कलाइयां, ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, ग्लाइड करती है, फिसलती है। डन, तो ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, विसर्पी संधि। उदाहरण याद रखना बेटा जी, इसका उदाहरण याद रखना है अपना, कौन सा, कार्पल्स के बीच। किसके बीच में मिल रही हैं, कार्पल्स के बीच में मिल रही है। डन, खत्म। जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ उतना पढ़ ले, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, सफिशिएंट है, ठीक है। अब बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं पढ़ाने को, बहुत सारी। इन संधियों को अगर मैं पढ़ाऊं तो पूरे 2 लेक्चर लग सकते हैं इन संधियों के एग्जाम्पल सहित बताने में, बहुत सारी चीजें पढ़ने को तो। लेकिन नीट ओरिएंटेड देखे तो यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है। आखिरी है कौन सी बेटा, हमारी सैडल जॉइंट, सैडल संधि, ठीक है। इससे नीट में कई दफा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब देख, यहां पर सैडल जॉइंट में मैं तेरे को बताऊं कि ये एक लेस डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मीनिंग समझ में आएगा। ये एक प्रकार का कंदुक खल्ली का संधि है जो कम विकसित हुआ है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? सिर्फ उदाहरण लिखा हुआ है, सिर्फ उदाहरण लिखा हुआ है। क्या कि भाई साहब यहां पर ये हमारा अंगूठा है, हाँ सर ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे की फेलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर मेटाकार्पल थी, ये सोचिए कौन है मेटाकार्पल, और यहां पर क्या है, कार्पल है। तो अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में ये जो गति जो हो रही है, ये किसके कारण हो रही है, इस कार्पल
ये वाली कार्पल, ये वाली कार्पल, सॉरी ये वाली मेटाकार्पल और यहां पर जो कार्पल है उनके बीच में संधि मिल गई। यहां पर यहां पर ये देखिए, यहां पर जहां पर मैं पेन लगा रहा हूं ये जगह क्या होगी, इमेजिन कर, यहां पर ये जहां पर मैं पेन लगा रहा हूं ये जगह क्या होगी, यहां पर कार्पल है, हाँ सर, और ये अंगूठे की क्या है, मेटाकार्पल है। इस जगह पर जो संधि होती है उसका नाम होता है सैडल। अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में मिलती है। ये एक प्रकार का होता तो कंदुक खल्ली का है, लेकिन पूर्ण रूप से कंदुक नहीं बनता और खल्ली का भी आधी अधूरी होती है, इसलिए हम इंग्लिश में बोल देते हैं सैडल जॉइंट क्या होता है, एक लेस डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल नहीं पूछ रहा, लेकिन पूछा क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण याद रखना, सैडल जॉइंट का सिर्फ और सिर्फ उदाहरण पूछा जाता है। और प्रश्न पता है कैसे आता है, सीधा सीधा अंगूठे की गति किस संधि के कारण होती है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। किसकी, अंगूठे की जो गति है वो किस संधि के कारण होती है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, पर्टिकुलरली अंगूठा जो होता है, अंगूठे में अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल, अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल जो होती है इनके बीच में जो संधि मिलती है उसका नाम है सैडल जॉइंट। तो ये है आपके 5 प्रकार टोटल किसकी संधियों के, सर ये हमारी साइनोवियल संधि जो थी इसके 5 प्रकार थे और इसी के साथ हमने ये वाला टॉपिक खत्म किया। कौन सा, संधि। इससे बाहर नीट में कोई प्रश्न नहीं आएगा। डन, क्लियर। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का वो है विकार, रोग। आखिरी टॉपिक जो है वो क्या है, विकार है, यानी डिजीज है, डिसऑर्डर है, रोग है। आइएगा, यहां पर कुछ 6 रोग दे रखे हैं। कितने रोग दे रखे हैं बेटा, टोटल 6 रोग दे रखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, इंग्लिश में इसको जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस बोल देते हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ये एक स्वयं प्रतिरक्षी विकार होता है। अब ये स्वयं प्रतिरक्षी विकार का मतलब एक ऐसा विकार जिसमें खुद का प्रतिरक्षा तंत्र अगर रोग उत्पन्न करे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें, एक ऐसा रोग जिसमें हमारे शरीर का ही प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही रोग उत्पन्न करे। नाम है देख, स्वयं प्रतिरक्षा विकार, यानी स्वयं हमारे शरीर का स्वयं प्रतिरक्षा तंत्र ही रोग उत्पन्न कर दे, स्वयं के शरीर के भागों को ही प्रतिजन मानकर उनको खत्म करे, तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं, स्वयं प्रतिरक्षा विकार बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो तंत्रिका पेशी संधि जो होती है ना वो प्रभावित होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद आ रहा है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद करिए, मसल्स थी और ये तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं थी, ये तंत्रिका याद आ रहा है, इस तरीके से तंत्रिका थी और तंत्रिका की पुट्टिकाओं से हार्मोन निकले थे एसिटाइल कोलाइन जो मसल्स पर गए थे, है ना। अब ये जगह क्या कहला रही थी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहला रही थी, तंत्रिका पेशी संधि कहला रही थी। हाँ, अब सोच, अगर ये खराब हो जाए, तंत्रिका पेशी संधि, यहां पर रेशे भर जाए है? तो यहां से यहां संदेश आ पाएगा, मसल्स के पास नहीं आ पाएगा। तो हमारी जो कंकालीय पेशियां जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो संधि स्थल है ये खराब हो जाता है, क्योंकि यहां पर रेशे भरने लग जाते हैं। हमारा खुद का प्रतिरक्षा तंत्र यहां पर रेशे डाल देता है ना, जिससे मांसपेशियों के पास संदेश नहीं आएगा। संदेश नहीं आएगा तो मांसपेशियां गति नहीं करेंगी। तो ये चीज याद रखना, एक एक लाइन। इस रोग को हम क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। डन। दूसरा, पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जीन
कौन सा होता है? डिस्ट्रोफिन होता है। याद रखना, हमारी बॉडी में जीन्स मिलते हैं, हर कोशिका में जीन मिलता है। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है। 46 गुणसूत्र में जो पहला गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है, उस पर एक जीन मिलता है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जीन है, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, है ना। और वो डिस्ट्रोफिन जीन जो होता है वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन्स बनाता है, और वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो मांसपेशियों के लिए जरूरी होते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब जरा सोचिए, अगर डिस्ट्रोफिन जीन खराब हो जाए तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो मांसपेशियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, और मांसपेशियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, मांसपेशियां पूर्ण रूप से नहीं बन पाएंगी, तो ऐसा रोग क्या कहलाएगा? पेशीय दुष्पोषण। समझ में आ रहा है? सोच, प्रोटीन एक पोषणीय पदार्थ है। हाँ, प्रोटीन एक पोषणीय पदार्थ है, और उस प्रोटीन की आवश्यकता होती है मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए। याद आ रहा है? पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, उसमें होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अब इमेजिन कर, सोच, एक डिस्ट्रोफिन जीन मेरे अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना रहा है, और वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मेरी मसल्स की एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम में चाहिए। अगर डिस्ट्रोफिन जीन मेरे अंदर खराब हो जाए तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो मांसपेशियों के जो आवरण थे वो नहीं बन पाएंगे। तो एक तरीके से एक पोषणीय पदार्थ खराब हो गया। किसमें? पेशियों में। खत्म। ये क्या कहलाएगा? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी वर्ड किससे है? डिस्ट्रोफिन से आया है। नेक्स्ट, अपतानिका। अपतानिका को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है टिटेनी, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? टिटेनी बोला जाता है। ठीक है। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, याद रखना, भूल ना जाइएगा, प्रश्न यहां से आता है। अपतानिका में क्या होता है? अपतानिका एक ऐसा रोग है जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मांसपेशियां जो है ऐंठन आ जाती है। क्या आ जाती है? ऐंठन आ जाती है। देखा होगा आपने कई बार, हाथ जो ऐसे के ऐसा ही रह गया, मांसपेशियां संकुचित ही रह गई हैं, शिथिल अवस्था में आई नहीं रही है, ऐंठ गई है मसल्स, या शिथिल अवस्था में है, संकुचन नहीं हो पा रहा, यूं की यूं रह गई है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? टिटेनी कहलाती है, जो किसकी वजह से होती है? भूल ना जाना प्रभु, भूल मत जाइएगा, कैल्शियम की कमी। 100% याद रखना, किसकी कमी? कैल्शियम की कमी जो होती है, कैल्शियम की कमी के कारण जो रोग होता है, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, ऐंठ जाती है। ऐंठ मतलब ना मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर ही नहीं रही है, इस कंडीशन को बोला जाता है अपतानिका। हिंदी में अपतानिका, इंग्लिश में टिटेनी कहा जाता है। नेक्स्ट, आप में से कितने बच्चों ने गठिया नाम सुना है? गठिया रोग सुना है? अंग्रेजी में बोलते हैं आर्थराइटिस, हिंदी में बोलते हैं संधि शोथ। अंग्रेजी में बोलते हैं आर्थराइटिस, हिंदी में बोलते हैं संधि शोथ, लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? गठिया बोल देते हैं। अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले मैंने तुमको जॉइंट्स पढ़ाई, ये पढ़ाया, ये साइनोवियल जॉइंट पढ़ाया था। अब इमेजिन करिए, जो साइनोवियल जॉइंट है, इस साइनोवियल जॉइंट में कुछ नहीं था, तरल था ना। अगर यहां पर रेशे भर जाएं, क्या भर जाएं? रेशे भर जाएं। मैंने बोला मेरी ये हड्डी और इस हड्डी के बीच में यहां पर जो संधि जो थी वो साइनोवियल थी, गति हो रही थी, हाँ हो रही थी। लेकिन अगर यहां पर इस जगह पर साइनोवियल गुहा में जहां पर लिक्विड मिल रहा था, यहां पर रेशे भर जाएं, तो अब बता क्या गति हो पाएगी? नहीं। समझ में आ गया? तो याद रखना, भूल ना जाइएगा इस तरीके से कि साइनोवियल संधि जो पूर्ण मूवेबल जो थी, उसमें अगर रेशे भर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि सुषिरता, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संधि शोथ कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। संधियों में प्रॉब्लम आ जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जॉइंट्स में। अब इसके 30 प्रकार होते हैं। आर्थराइटिस के भी 30 अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है गाउट। जिसमें से एक प्रकार कौन सा होता है? गाउट। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऐसे 30 प्रकार होते हैं किसके? आर्थराइटिस के, जिसमें हमारे यहां पर केवल एक दे रखा है, कौन सा? गाउट। अब मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये साइनोवियल तरल था, या तो रेशे भर जाएं, इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या भर जाए? यहां पर रेशे अगर भर जाए तो इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और अगर यूरिक अम्ल भर जाए, क्या भर जाए? यूरिक अम्ल भर जाए। कौन भर जाए? यूरिक अम्ल अगर भर जाए, कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल अगर भर जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गाउट।
भूल मत जाना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं, जहां पर जोड़ों में यूरिक अम्ल के कण जमा होने लग जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं गाउट। लिख लेना गाउट, ऊंट नहीं, गाउट। क्या भर जाता है, यूरिक अम्ल भरने लग जाता है हमारे अंदर, ठीक है। हम प्रोटीन्स का सेवन ज्यादा करने लग जाते हैं, जिससे यूरिक अम्ल बढ़ जाता है शरीर में, और वो यूरिक अम्ल संधियों के बीच में एकत्रित होने लग जाता है। आखिरी रोग है अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखना, इससे नीट में प्रश्न पूछा जाता है। ये एक ऐसा विकार है जो उम्र से संबंधित है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में जो अस्थियों का जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, अस्थियों का निर्माण यानी अस्थियों में कोशिका थी, याद कर, ऑस्टियोसाइट्स कोशिका थी, हाँ, ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण कम होने लग जाता है। उनके ऊपर कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम का डिपोजिशन कम होने लग जाता है, कैल्शियम एकत्रीकरण कम होने लग जाता है। अब इमेजिन कर, आपकी अस्थियों में अगर कैल्शियम जमा कम होने लग जाए, आपकी अस्थियों में अस्थियों की कोशिकाओं का निर्माण अगर कम होने लग जाए, तो अस्थियां कमजोर नहीं हो जाएंगी। हाँ, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है, तो अस्थियां हमारी कमजोर होने लग जाती हैं। और उस कमजोरी का कारण क्या है, याद रखना, मादाओं में स्पेशली एस्ट्रोजन की कमी। स्पेशली मादाओं में किसकी कमी, एस्ट्रोजन की कमी। याद रखना, यहां से प्रश्न आता है। तो एस्ट्रोजन की जब कमी होने लग जाती है तो हमारी अस्थियां जो है उनमें कमजोरी आने लग जाती है। अस्थियां जो होती हैं, यह उम्र से संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थ में कमी आ जाती है। ले भाई, अस्थियों के अंदर जो पदार्थ मिले जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, कोशिकाएं हैं, कोलेजन, फाइबर, ये धीरे धीरे कम बनने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये कम बनने लग जाते हैं तो अस्थियां मजबूत नहीं रहती हैं। याद रखना, अस्थियां कैसी हो जाती, कमजोर हो जाती हैं, भूल मत जाना। मादाओं में स्पेशली याद रखना, इसका कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी होता है। नर में ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन की कमी, ठीक है। सो ये थे बेटा जी आपके रोग, टोटल 6 रोग हैं। इतने से रोग आपने याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है का चैप्टर, गमन एवं संचलन। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, C1 किस प्रकार की संधियों का उदाहरण है। C1 जो होते हैं वो किस प्रकार की संधियों का उदाहरण होते हैं, रेशीय, उपास्थि युक्त, साइनोवियल, कोई नहीं। C1 सूचर, याद कर, C1 क्या थे, सूचर्स थे। किस चीज के उदाहरण थे, दूसरा प्रश्न, अस्थि सुषिरता, अभी अभी आपको बताया था, अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। मादाओं में लिख देता हूं, यहां पर मादा लिख देता हूं, मादाओं में अस्थि सुषिरता किसके कारण हो रही थी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। मादा की बात करिए बेटा, मादाओं में। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए, पहला प्रश्न था बेटा यहां पर, C1 सूचर्स बोला था, दिखाया था यहां पर, दिख रहा है, ये दरार से दिख रही होगी है। ये क्या थे बेटा, एक रेशीय संधि थी, अगतिशील संधियां थी जो गति प्रदान नहीं कर रही थी, कपाल में, करोटी में मिलती है। दूसरा, मादाओं में अस्थि सुषिरता, नर नहीं, मादाओं में अस्थि सुषिरता जो है उसका कारण क्या था, एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है। याद रखना, एस्ट्रोजन जो होता है वो कैल्शियम के उपापचय में सहायता करता है। डन, ये था बेटा जी आपका चैप्टर, और ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है।